नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना ही चैनल बीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6 आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य टॉपिक है सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। जिसका मुख्य टॉपिक क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। अंग्रेज के राजनीतिक विस्तार के साथ समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन आए। अंग्रेज के राजनीतिक विस्तार के साथ समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया। जहां 1813 तक हस्तक्षेप की नीति थी, वहां 1813 से 1857 तक सक्रिय हस्तक्षेप की नीति लागू रही। मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि जब सामाजिक और सांस्कृतिक नीति जब लागू हुआ अंग्रेज के समय में, तो जहाँ पे 1813 तक हस्तक्षेप की नीति था, वहाँ 1813 से लेकर 1857 तक सक्रिय हस्तक्षेप की नीति लागू रहा। अब हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप क्या होता है? ये अंग्रेज की ऐसी नीति जिसमें अंग्रेज खुद अपना डिसीजन लेता था और अपना जजमेंट करता था, अपना ही खुद विचार से अपने ही क्षेत्र को चलाता था, वो था अहस्तक्षेप। दैट मीन्स उसमें किसी प्रकार का कोई बाहरी आदमी इंटरफेयर नहीं करना, कोई हस्तक्षेप नहीं करना। वो क्षेत्र क्या था? उस समय अहस्तक्षेप कहलाएगा। यानी कि 1813 तक उस टाइप का समय था। जब सामाजिक और सांस्कृतिक नीति जब लागू हुआ, तो 1813 से लेकर 1857 तक फिर हस्तक्षेप की नीति लागू हो गया। चले आगे। जिसका कारण था ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीपतियों का विकास हो रहा था। जिसका मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीपतियों का विकास हो रहा था। उपयोगितावादी विचार लोकप्रिय रहा। उपयोगितावादी विचार क्या रहा? लोकप्रिय रहा। जिनके केंद्र बिंदु में अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की नीति थी। अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की नीति थी। यह वह समय था जब मैकाले ने कहा कि नेतृत्व में अंग्रेजी शिक्षा की नीति लागू थी। मैकाले ने क्या कहा था कि नेतृत्व में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू थी। इसी समय में बस उसी के आसपास रूडयार्ड किपलिंग का एक बुक आया। बस उसी समय रूडयार्ड किपलिंग की व्हाइट वार्डन कॉन्सेप्ट आया। क्या आया? व्हाइट वार्डन कॉन्सेप्ट आया। किसका? रूडयार्ड किपलिंग का। इसी समय में जब रूडयार्ड किपलिंग का व्हाइट वार्डन कॉन्सेप्ट आया, फिर जस्ट ही कुछ समय बाद सती प्रथा कानून आया। क्या आया? कौन कानून? सती प्रथा कानून। कब? 1829 में धारा 17। 1829 में धारा 17 के तहत बंगाल में से लागू किया गया। सती प्रथा अधिनियम कब आया? सती प्रथा कानून कब आया? 1829 में धारा 17 के तहत बंगाल में से सबसे पहले लागू किया गया। 1833 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को 1833 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन समाप्ति 1843 में एलनबरो के समय में किया गया। लेकिन समाप्ति जो है लेकिन समाप्ति उसे 1843 में एलनबरो के समय में किया गया। इसका कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि 1833 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कानूनी रूप से तो दास प्रथा को समाप्त 1833 में कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूपेण समाप्ति जो है 1843 में एलनबरो के समय में किया गया। फिर इसके बाद 1850 में धार्मिक आयोगता अधिनियम। 1850 में क्या आया? धार्मिक आयोगता अधिनियम। लैक ऑफ लॉ की एक्ट पारित हुआ। लैक ऑफ लॉ अधिनियम कब पारित हुआ? 1850 में। इसके दूसरे शब्द में हम यह कह सकते हैं कि धार्मिक आयोगता अधिनियम कब लागू किया गया? 1850 में। जिसका उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का बढ़ावा देना।
ईसाई धर्म का बढ़ावा देना। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ही पूछें कि धार्मिक आयोगता अधिनियम का उद्देश्य क्या था। धार्मिक आयोगता अधिनियम का उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का बढ़ावा देना और धर्म परिवर्तन पर पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। पहले जो था कि धर्म परिवर्तन करने के बाद उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था, लेकिन लैक ऑफ लॉ की एक्ट जब पारित हुआ तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई इंसान ईसाई धर्म को अपनाता है तो उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास में डलहौजी के समय में बना। डलहौजी के समय में क्या मित्रों 1856 में कौन नियम लागू किया गया? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। किसके प्रयास से? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से डलहौजी के समय में ये अधिनियम बना। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है आपको, जैसे पूछ सकता है आपको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में। किसके प्रयास से? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। किसके समय में बना? डलहौजी के समय में बना। और लागू किसने किया? कैनिंग ने इसे लागू किया। क्लियर? और यही सती प्रथा का तार्किक भ्रांति था। मतलब यह जो था, ये नियम जो लागू हुआ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, एक सती प्रथा को समाप्त करने का एक तरीका था। तीसरा चरण भी लगाया गया, लेकिन तीसरा चरण निष्क्रिय हस्तक्षेप का चरण रहा। सिर्फ 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया। नेटिव मैरिज एक्ट मतलब बाल विवाह अधिनियम, 1872 में। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है मित्रों, ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछेगा कि बाल विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? कब लाया गया? 1872 में लाया गया। चौथा में राष्ट्रीय आंदोलन। चौथा प्रयास क्या था? चौथा में राष्ट्रीय आंदोलन के समय, राष्ट्रीय आंदोलन के समय में और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद समाज सुधार का कार्य किया गया। चौथा जो इसका प्रयास रहा हमारे समाज सेवी लोग का, कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद समाज सुधार का कार्य किया गया। और इसी कड़ी में 1891 में बहराम जी मालवारी के प्रयास से न्यूनतम एज 12 वर्ष कर दिया गया। न्यूनतम एज क्या कर दिया गया? 12 वर्ष। क्या चीज़ का? शादी का। कब कर दिया गया? 1891 में। किसके प्रयास से? बहराम जी मालवारी के प्रयास से। न्यूनतम एज कितने वर्ष? 12 वर्ष कर दिया गया। यद्यपि तिलक ने इसका विद्रोह किया। यद्यपि जो तिलक जी थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे, इसका विरोध किया। 1930 में शारदा अधिनियम पारित हुआ। 1930 में कौन अधिनियम पारित किया गया? शारदा अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 14 वर्ष से कम लड़की और 18 वर्ष से कम लड़का शादी से वर्जित किया गया। शारदा अधिनियम कब लागू किया गया? 1930 में, जिसके तहत 14 वर्ष से कम लड़की और 18 वर्ष से कम लड़का को शादी से वर्जित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों, ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास वारन हेस्टिंग्स के समय वारन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। और कब से चालू हुआ? कलकत्ता मदरसा के रूप में। कैसे? कलकत्ता में मदरसा का स्थापना किया हो। इसी कड़ी में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत स्कूल खोले गए। कहाँ खोले गए? बनारस में। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों कि 1813 के चार्टर एक्ट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया? 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। किसके लिए? शिक्षा के लिए किया गया। इस एक्ट में ईसाई मिशनरियों के प्रचार की छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों के प्रचार की छूट दी गई कि आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार आप कर सकते हैं, छूट दी गई। एवं कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी हर एक चीज़ पे जो व्यापार कंपनी का अधिकार था, मतलब कौन सा कंपनी? ब्रिटिश कंपनी का जो सब पे अधिकार था, एक तरीका से इस पे उनको समाप्त कर दिया गया। अब बात चाय और चीन को छोड़ के, लेकिन 1 लाख रुपए की राशि आंग्ल प्राच्य विवाद के कारण खर्चा नहीं हो सका। ये वेरी इम्पोर्टेंट है मित्रों। ये अभी तक बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए की राशि किस विवाद के कारण खर्चा नहीं हो सका? आंग्ल प्राच्य विवाद। 1 लाख रुपए की राशि आंग्ल प्राच्य विवाद के कारण खर्चा नहीं हो सका। आप चाहें तो आप बीपीएससी यूपीएससी का किसी का सेट उल्टा कर देख लीजिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है और भविष्य में भी आता रहेगा, तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आंग्ल प्राच्य विवाद का जो 1 लाख रुपए का राशि प्रावधान किया गया था, 1813 में चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का राशि जब प्रावधान किया गया था, वो क्यों नहीं खर्चा हो सका? आंग्ल प्राच्य विवाद के कारण। चलें, बेंटिक के समय में इस विवाद और अनिश्चितता के क्रम में मैकाले की अध्यक्षता में फरवरी 1935 को अंग्रेजी शिक्षा प्रस्ताव पारित किया गया। किसके समय में अंग्रेजी शिक्षा प्रस्ताव पारित किया गया? मैकाले के समय में। कब? फरवरी 1835 को पारित किया गया। इसका 2 मुख्य उद्देश्य था। मैकाले जो अपना शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया, उसका मुख्य उद्देश्य 2 था। मुख्य उद्देश्य क्या था? 2 था। पहला था कि कम वेतन पर लिपिकीय वर्ग को तैयारी करना, और एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन दृष्टिकोण कैसा हो? अंग्रेजियत हो। रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन दृष्टिकोण कैसा हो? भारतीय हो। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा आज का टॉपिक? हमें आपकी लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि इसमें किसी प्रकार की बदलाव की ज़रूरत हो तो हम आपके सलाह को मानेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा जो होगा वो इसी पे आधारित है, वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।